हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटिव कंसेप्ट की। ओके, तो समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। तो पहले ये समझते हैं कि एग्रीगेट क्या है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ओके, मतलब टोटल डिमांड की हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स में इंडिया के अंदर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं और उसका सभी लोग मिलकर, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग सभी लोग मिलकर कितना डिमांड करेंगे प्रोडक्ट की, इसके बारे में पढ़ना। तो एग्रीगेट डिमांड, चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन, एग्रीगेट डिमांड क्या रेफर करता है कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने यहां पर क्या बोला, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो रेडी टू कंज्यूम हो उनकी बात करने जा रहा हूं। विच ऑल द सेक्टर आर प्लानिंग टू बाय, सारे सेक्टर मिलकर प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि बाय करेंगे। और सेक्टर की जब मैं बात करता हूं तो इसमें बात करता हूं मैं प्राइवेट कंजम्पशन की, इसमें बात करता हूं मैं इन्वेस्टमेंट की, इसमें मैं बात करता हूं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, और इसमें मैं बात करता हूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। मतलब चारों सेक्टर आपने याद होगा, पहले हमने पढ़ाई की थी। ओके, तो यहां पर क्या बोला, एग्रीगेट डिमांड रेफर क्या कर रहा है, फाइनल गुड्स की कि सारे सेक्टर मिलकर प्लान कर रहे हैं। प्लान मतलब अब ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। मतलब इतने इस साल में ये लोग इतना परचेस करेंगे, हम सब लोग मिलकर इतना प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं इस साल। तो प्लानिंग कर रहे हैं बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम, जितना भी हमारे पास पैसा है इस पैसे का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस साल बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस करेंगे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के अंदर इंडिया के लोग जितना भी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड। होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि इंडिया के लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर एक साल के अंदर जो भी डिमांड करने वाले हैं उसे क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड करते हैं। तो चलो अभी कंपोनेंट पढ़ते हैं। कंपोनेंट का मतलब यहां पर क्या होने वाला है कि हम डिमांड कौन कौन कर रहा है इन सब के बारे में बात करेंगे। अकेला हाउस होल्ड नहीं करता डिमांड, बाकी लोग भी हैं जो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी। मैं बोलूं कि सिर्फ हाउस होल्ड का पता कर लो कि हाउस होल्ड के लोग, मतलब हम लोग नॉर्मल पर्सन लोग कितना डिमांड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या टोटल डिमांड हमें पता चल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की? नहीं पता चलेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हाउस होल्ड का तो पता करना ही पड़ेगा कि लोग कितने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो फर्म है, जो इंडस्ट्रीज है, वो लोगों का भी डिमांड चेक करना पड़ेगा, वो लोग भी कितने इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कर रहे हैं। मतलब हाउस होल्ड के साथ साथ फर्म की भी डिमांड को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमें टोटल डिमांड पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी है। तो चलो समझने की कोशिश कर लेते हैं कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट हमारा आता है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर की बात कर रहा हूं। पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड क्या करता है, परचेस करता है, बहुत सारी चीज़ों का डिमांड करता है, फूड का डिमांड करेगा, क्लोथ का डिमांड करेगा। तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो फर्म होता है, कंपनियां होती हैं, वो बहुत सारे चीजों पर क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। लाइक कैपिटल गुड्स में, कैपिटल गुड्स पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है, मशीन, बिल्डिंग, ये सब क्या है, कैपिटल गुड्स। इन सब पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये लोग भी तो डिमांड कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, मशीन की कर रहे हैं, बिल्डिंग की कर रहे हैं, तो इनका भी प्लस किया जाएगा। मतलब पहला हमने क्या किया, हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो सी इसको प्रेजेंट किया। फिर हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, आई से। ओके, तो उसके बाद हमारा थर्ड आता है, थर्ड में क्या आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, जिस प्रकार एक हाउस होल्ड डिमांड करता है, फर्म डिमांड करती है, गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। गवर्नमेंट किस तरह से, गवर्नमेंट के पास भी खर्चे एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट भी क्या करेगी, कुछ चीज़ों पे खर्चा करेगी और बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करेगी। खर्चा किन पर करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट खर्चा करती है लॉ एंड ऑर्डर पर, डिफेंस पर, ये सब चीज़ें क्या उसके खर्चे हैं।
तो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पाएगा। वहीं पर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट बहुत जगह पर इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि हाईवे, डैम, ये सब चीज़ें क्या हो रही है, डैम हो गया, हाईवे हो गया, बिल्डिंग हो गया, इस रोड हो गया, ये जो बना रहा है ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, इन्वेस्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस पे होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट सबको पता होगा, लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को क्या करना है, माइनस करना है, इसीलिए हमने क्या लिया, एक्स माइनस एम, तो इसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इस तरह से हमारे चारों कंपोनेंट हमारे क्लियर हो गए। पहले हमने समझा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं 1 मिनट के लिए। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरे कंट्री के लोग मिलकर इस साल जो भी प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं, जो प्लान कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। उसके बाद कंपोनेंट क्या, प्राइवेट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। इस तरह से हमारे क्लियर हो गए। अब हमने क्या पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड में ये चारों कंपोनेंट है, तो चारों कंपोनेंट की बात करो तो एडी कितना हो गया, एडी बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, हाउस होल्ड के। तो हाउस होल्ड को सी से रिप्रेजेंट किया था हमने, फिर इन्वेस्टमेंट को आई से किया था, उसके बाद हमने गवर्नमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था, जी से रिप्रेजेंट किया था, प्लस नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्स माइनस एम। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड अगर आपको पता करनी है, एग्रीगेट डिमांड अगर आपको पता करनी है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहां पे लिख के दे देता हूं, एडी इक्वल होता है किसके, सी, इन्वेस्टमेंट आई, फिर गवर्नमेंट प्लस जी, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, प्लस एक्स माइनस एम। ओके, तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड आपका पता चलता है। होप क्लियर होगा। एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, जब सारे कंपोनेंट को हम जोड़ देंगे, सारे सेक्टर को जोड़ देंगे, तब जाके हमें एग्रीगेट डिमांड मिल जाता है। ओके, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ आपको 2 सेक्टर पढ़ने के लिए बोला है। जब 2 सेक्टर पढ़ने के लिए बोला है तो थर्ड एंड फोर्थ क्यों पढ़ना, क्यों इतना टेंशन लेना। तो हम थर्ड सेक्टर को नहीं पढ़ेंगे, हम फोर्थ सेक्टर को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 सेक्टर को पढ़ेंगे। इसलिए एडी क्या हो गया, एडी इक्वल हो गया किसके, सी प्लस आई के। क्यों हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ 2 सेक्टर की हमें स्टडी करनी है, किसके अंदर, इस चैप्टर में। थर्ड सेक्टर फोर्थ सेक्टर को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बोलेंगे भाई कि कितना सेक्टर है एग्रीगेट डिमांड पता करने के लिए, कितने सेक्टर, तो 4 सेक्टर है। कौन कौन से, हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। तो चारों याद रखना। लेकिन जब आपको 2 सेक्टर की पढ़ाई करनी हो तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है सी प्लस आई के। तो यहां तक क्लियर है। अब चलो हम पता करते हैं एडी क्या है, और एडी को हम थोड़ा डायग्रामेटिकल समझने की कोशिश करते हैं कि एडी दिखता कैसे। तो चलो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट मैंने पहले से बना के रखा है आपके लिए। एडी डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमिक। देखो एडी कहीं ना कहीं मैं बोलूं टोटली डिपेंड है इनकम के ऊपर। अगर इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। मतलब जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, ज़्यादा चीज़ें परचेस करोगे। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। तो वाइस एंड वर्सा हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनकम के बढ़ने से अगर आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव साइन है, रिलेशन पॉजिटिव होगा। ओके, तो चलो यहाँ पर टेबल बना हुआ है और ये डायग्राम है, थोड़ा समझते हैं। तो पहला है इनकम, उसके बाद कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर एडी। एडी यहाँ पे सी प्लस आई, मैंने आपको बताया था 2 सेक्टर की स्टडी करनी है, तो फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई है। क्लियर होगा। ओके, तो पहले इनकम कितनी हमारी, 0। जब हमारी इनकम 0 है तो आपको देखने को मिलेगा कंजम्पशन 40 है। क्यों, जब इनकम 0 था तो कंजम्पशन 40 कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा सोल्व। तो यहाँ पर इसका आंसर ये होता है बच्चा कि देखो भले हमारी इनकम हो या ना हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेसेसरी आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए।
जैसे कि एक बच्चा है, वो बिल्कुल जस्ट पैदा हुआ है तब भी वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और दूध परचेस करेगा, दूध परचेस बोल रहा हूँ, दूध पिएगा तो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, डेली 50 रुपए का दूध पी रहा है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहा है, इनकम कमा रहा है क्या, नहीं कमा रहा। मैं आपकी बात करता हूँ, आप लोग कुछ भी अर्न नहीं कर रहे होंगे, लेकिन डेली सुबह शाम नाश्ता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, तो इनकम आप लोगों की क्या है, जीरो है, लेकिन फिर भी आप लोग कंज्यूम करते हो ना, तो इसीलिए यहाँ पे कंजम्पशन मतलब मिनिमम इतना तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, जीने के लिए नेसेसरी है, इसलिए इसका आंसर क्या है, 40। ओके, अब उसके बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो जो कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी हो वो स्टार्ट हो गई, भले वो इनकम जनरेट कर रही हो या ना कर रही हो, प्रॉफिट अर्न कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ऑफिस छोटा सा बनाना ही पड़ेगा, AC लगाना ही पड़ेगा, तो जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स होता है, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, बाकी आप आगे करो या ना करो, लेकिन ऑफिस तो खोलनी ही पड़ेगी, AC तो लगानी ही पड़ेगी। तो जो छोटा इन्वेस्टमेंट ये भी क्या है, फिक्स है। तो कंपनी क्या है, इतना तो इन्वेस्टमेंट करेगी तो ही जाके कंपनी स्टार्ट होती है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। चलो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात को बता दूं कि इन्वेस्टमेंट भी जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, वो टोटली डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। ओके, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनकम के बारे में बता दूंगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया 20। ओके, और यहाँ पर इसे ही बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रही है, सेम का सेम है, चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो पहला इनकम कितनी थी, 0 थी, कंजम्पशन 40 था, और इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया, 20 किया। तो 40 + 20 60, AD क्या हो गया हमारा 60, फॉर्मूला में लिखा था C+I 60, ये क्लियर हो गया। चलो आपने स्टार्ट किया, कुछ अर्निंग स्टार्ट किया, और पहली बार आपने अर्न किया 100 रुपीज़। जब आप स्टार्टिंग में अर्न करते हो ना, तब आपका अर्निंग कम रहती है और खर्चा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे स्टार्टिंग में कोई भी जब जॉब करने के लिए जाता है तो उसको 10,000 5,000 रुपये मिलते हैं स्टार्टिंग में, सीखने के लिए, समझने के लिए। तो उसके पास अर्निंग तो आई, लेकिन उसका खर्चा बढ़ जाएगा, आने का जाने का। तो मैं पूछता हूँ अर्निंग 100 है, लेकिन अभी भी खर्चा क्या है, 120, मतलब कंजम्पशन वो ज़्यादा कर रहा है, अर्न कम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मैंने क्या बोला, फिक्स ही रहेगा, तो आप भूल जाओ, उसको कांस्टेंट ही रखना, 20 रखना। ओके, उसके बाद आता आपकी इनकम और बढ़ गई, कितनी हो गई, 200, और आपका खर्चा भी थोड़ा बढ़ेगा, कितना हो गया, 200। ओके, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा आपका, आपकी इनकम बढ़ी है लेकिन आपका जो कंजम्पशन है बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना इनकम बढ़ी, इसलिए आपका इनकम 300 और कंजम्पशन कितना है, 280। तो यहाँ पर आपकी क्या होना स्टार्ट हो गया, आपको ज़्यादा फायदा, यहाँ पर ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर इसके बाद सारा आपको देखने को मिलेगा, इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और आपका कंजम्पशन कम होता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फिक्स है, सेम रहेगा, कंजम्पशन ये आपने देख लिया। ओके, अब हम थोड़ा डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं बनता कैसे। तो यहाँ पर पहला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड 0, ये तो सिंपल सा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पहला ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यहां पर इन्वेस्टमेंट की अगर लाइन आप देखोगे तो ये क्या है, फिक्स है, 2020 है। तो यहां पर जो इनकम थी, मैं बोलूं यहां पे मैंने मार्क नहीं किया, फॉर एग्जांपल ले लो, ये 100 हो गया आपका, 200 हो गया, 300 हो गया, या 400 हो गया, 500 हो गया एंड 600 हो गया। तो ये सारी हमारी क्या थी, इनकम थी। ओके, तो ये जो इनकम है उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम टू सेम है। 100 पर भी क्या था, 20 था, 200 पे भी 20 था, 300 पे भी 20 था, 400 पे भी 20 था, 500 पे भी 20 था। इसलिए इसकी जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, सीधी लाइन रहेगी। होप आपको ये भी क्लियर होगा। ओके, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कंजम्पशन लाइन की। तो कंजम्पशन की लाइन आपकी कभी भी 0 पे नहीं बन सकती, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये कंजम्पशन की लाइन है आपकी। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कभी भी 0 से शुरुआत नहीं होगी। कहाँ से शुरुआत होगी, 40 से शुरुआत होगी आपकी। 0 पे से क्यों नहीं शुरू हुई, उसका रीजन है कंज्यूम कभी 0 हो ही नहीं सकता, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो 40 है, तो 40 से आपने क्या की, शुरुआत की। और आप जब 40, 120, 200 से लाइन करके इनकम के सामने करोगे तो आपकी सीधी लाइन बन जाएगी। ओके,
अब बात कर लेंगे आप लोग यहाँ पर दूसरे लाइन की AD की। तो AD का भी सेम, AD कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 40 है, AD कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 60 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इसकी भी लाइन कहाँ जाएगी, सीधी जाएगी। तो ये भी सीधी लाइन, ये भी सीधी लाइन। ओके, बीच में गैप रह गया, बीच में गैप क्या है, इन्वेस्टमेंट का गैप है, ADC। तो यहाँ पर बीच में क्या रह जाएगा, 20 जो आपका बच रहा है वो क्या बच रहा है, एक्चुअली जो गैप है वो किसका गैप है, इन्वेस्टमेंट का गैप है। ओके, तो इस तरह से डायग्राम आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपने C लिखा इस साइड में, यहाँ पर आपने AD लिखा, तो इन्वेस्टमेंट आपका बाकी रह गया था, ये गैप क्लियर हो गया। अब बात कर लेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा और, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम को। तो पहला हमने क्या देखा इस डायग्राम के अंदर कि AD इक्वल टू C प्लस I होता है, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट जोड़ दे तो हमें एग्रीगेट डिमांड मिल जाता है, पहला पॉइंट। उसके बाद बोलता है कि पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। मतलब यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब आपकी इनकम लेवल 0 थी तब भी आप क्या कर रहे थे, पॉजिटिव कंज्यूम कर रहे थे। याद है क्या, इनकम 0 थी लेकिन फिर भी कंज्यूम क्या हो रहा था, पॉजिटिव 40। थर्ड पॉइंट, स्लोप कंजम्पशन कब स्लोप अपवर्ड, बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इनकम। देखो यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, ये ऊपर जा रहा है। कोई भी स्लोप जब ऊपर जाता है ना तो पॉजिटिव होता है। आपको याद होगा, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा, सप्लाई कब ऊपर जाता था, क्यों जाता था, पॉजिटिव रिलेशन था। जब कभी भी फॉर एग्जांपल मैं सप्लाई में नहीं जाता हूं, मैं इसमें ही जाता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है। इनकम इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे AD भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो दोनों के जो बीच में रिलेशन है वो पॉजिटिव है। जब ऐसा होगा कि इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर रिलेशन पॉजिटिव है, तो जो स्लोप होगा अपवर्ड जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर इनकम के इंक्रीज होने से आपका कंजम्पशन कम होता चला जाता, कम हो जाए आपका कंजम्पशन, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको हम लोग निगेटिव रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जाए के बजाय नीचे चला जाएगा। वैसे हमेशा याद रखना, इनकम एंड कंजम्पशन का जो रिलेशन होता है पॉजिटिव जो होता है और ये अपवर्ड जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड पॉइंट की, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या था, वो स्ट्रेट लाइन थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस के। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये क्या है, एक सीधी लाइन है, किसके, एक्स एक्सिस के। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, कांस्टेंट रखा था, इसलिए पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, याद रखना। तो इस तरह से हमारे पूरा मैंने डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया आपको, होप समझ में आ गया, टेबल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू।